वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 50 प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रश्न है जो आपका जीके जीएस से है फ्रेंड्स। और 14 मार्च और 21 मार्च का जो बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण 50 जीके जीएस आज हम लोग देखेंगे। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और 8:30 बजे मैं लाइव क्लास में आता हूँ फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। और 7 बजे फ्रेंड्स जो आपका दूसरा चैनल है जिसपे आपका सुबोध सर लाइव लेते हैं, तो 7 बजे आप लोग उस पर भी लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में फ्रेंड्स आप लोग वेबसाइट पर जाकर करके जरूर पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है फ्रेंड्स। आपको वेबसाइट पर हिंदी का जीके जीएस का बहुत सारा प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग जरूर जाकर के प्रैक्टिस करें। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं 50 प्रश्न। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात है जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सवाल नंबर 2 को देखें फ्रेंड्स कि पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव यानी उत्तर ध्रुव क्या आर्कटिक अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था। 2 का राइट आंसर होगा 2007 में यह अभियान आरंभ किया गया था। सवाल नंबर 3 को देखें। 3 नंबर सवाल आपका है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय कौन सा नदी पे बनाया गया है फ्रेंड्स, तो आपका सतलज नदी पे बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला 4 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा, तो बिहू त्यौहार जो आपका असम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 को देखें फ्रेंड्स, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 5 नंबर सवाल का। तो देखिए भारत रत्न का जो डिजाइन है आपका पीपल का वृक्ष, ठीक है, पीपल का वृक्ष के तरह बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें कि खाली स्थान उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, तो उसे क्या कहता है फ्रेंड्स, लेन कहते हैं ना, LAN, ठीक है, लैन। यानी ऑप्शन नंबर 6 का ए राइट आंसर हो जाएगा, LAN, ठीक है फ्रेंड्स। लोकल एरिया नेटवर्क उसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैन। सवाल नंबर 7 को देखें, PDA का पूर्ण रूप क्या है। PDA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए 7 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, PDA का पूर्ण रूप क्या है, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग करके जाए फ्रेंड्स, जो सिंपल प्रैक्टिस सेट है वो भी करके जाए, हार्ड प्रैक्टिस सेट है वो भी करके जाए, सभी तरह के प्रैक्टिस सेट अभी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, सवाल कहाँ से आएगा फ्रेंड्स ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करके जाइएगा तो आप अच्छा करके आइएगा। 8 नंबर सवाल है, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 8 नंबर सवाल का राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8 का बी, 1 और 3 है जो, सॉरी, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 है जो सही है। जैसे ये आपका जो क्लोरोफॉर्म है तो यह द्रव ईंधन है, और साथ में क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका संवेदनहारक निषेचक के रूप में भी आप इसका प्रयोग किया जाता है। तो 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, तो सवाल नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। बाकी फॉस्जीन उत्पन्न करता है गलत है, अग्निशामक एक गलत है। आप क्लोरोफॉर्म के बारे में जानते हो, निषेधन बेहोशी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ये द्रव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 9 को देखें। 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। 9 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन करके ऑक्सीजन तैयार नहीं की जाती है। बाकी आपका हो गया फ्रेंड्स कि जल का विद्युत अपघटन से तैयार किया जाता है। उसके बाद द्रव वायु का प्रभाजी आसवन से भी, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन से भी आपका ऑक्सीजन तैयार किया जाता है, जबकि मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन से नहीं तैयार किया जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखें, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, वे हैं। तो मिश्र धातु की विशेषता इसमें से क्या नहीं है, 10 का राइट आंसर होगा यौगिक। ठीक है, आपका देखिए बाकी विलयन, मिश्रण और समघात निकाय ये सभी है। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, वे हैं क्या, तो यौगिक। 10 का ए हो जाएगा राइट आंसर। सवाल नंबर 11 को देखिए। सवाल नंबर 11 आपका है कि किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। कौन सा उभयलिंगी पशु है जिसमें पर निषेचन किया जाता है, तो आपका इसका केचुआ हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केचुआ में पर निषेचन किया जाता है। सवाल नंबर 12 को देखें, कह रहा फ्रेंड्स की बल्बर क्या होता है। ठीक है, बल्बर क्या होता है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सघन वसा की परत होता है। ये बल्बर क्या होता है, तो सघन
वसा की परत होता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स कि डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है। देखिए इसमें थोड़ा हटके सवाल है फ्रेंड्स, इस टाइप का भी सवाल आप लोग देख करके जाएं। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्सॉन कहा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 14 को देखें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल। ये सभी है जो आपका वसा में घुलनशील है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी फ्रेंड्स देखिए कि आपका जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से बीसी है। ठीक है, बीसी है जो आपका किस में होता है, जल में घुलनशील है, याद रखेगा। और बाकी आपका ए, डी और ई के ये सभी है जो वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेकोफेरॉल भी हो गया आपका, कैरोटीन हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये सभी है जो किसमें आपका वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो बी और सी, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए, रेशम का उत्पादन किससे होता है। 15 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेशम के कीट के लार्वा से होता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं कि हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे। हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे, तो 16 का हो जाएगा वान भट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 16 का सी। सवाल नंबर 17 को देखिए, सवाल नंबर 17 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था फ्रेंड्स। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज के बारे में बताया गया था, फिर मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाहौर। अगला सवाल है लोकटक है एक, तो लोकटक है क्या है फ्रेंड्स, आपका झील है ना। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, किसने यह आह्वान किया था पुनः वेदों को अपनाएं। ठीक है, पुनः वेदों को अपनाएं किसने आह्वान किया था, या पुनः वेदों की ओर लौटे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 20 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। इसमें से कौन सा जोड़ी है जो आपका गलत है 20 का, तो बाबरनामा संग्राम सी, ये सही है। शेरशाह बनाम हुमायूं, ये भी सही है आपका सी। चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका जो गलत है। अकबर बनाम हेमू, ये सभी जो सुमेलित है फ्रेंड्स। बाकी आपका चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी, ये आपका ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर सवाल को देखते हैं कि शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्पीकर का। ठीक है, स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल को देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। 22 का राइट आंसर होगा किसका, उच्च न्यायालय का रहा ना, तो उच्च न्यायालय का राज्य के राज्यपाल के द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को लेते, सवाल नंबर 23, फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, लुईस 16वां के शासनकाल में, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में लुईस 16वां के शासनकाल में हुआ था। और इन्होंने क्या नारा दिया था, बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। सब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया था ना, यानी ऑप्शन नंबर 23 का बी करेक्ट आंसर हो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। सवाल नंबर 24 को देखिए, सवाल नंबर 24 आपका है कि भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं, किसकी लिखित सिफारिश पे। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है, तो प्रधानमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर सवाल को देखते हैं, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। ये संसद है जो किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है, तो 25 का बी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। संसद किसके माध्यम से, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है संसद। ठीक है, अगला सवाल को 26 नंबर सवाल को देखें, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग का अनुपात सबसे कम था। तो बाल लिंग का अनुपात सबसे कम कहाँ था, 26 का राइट आंसर होगा हरियाणा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 27 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक का यक्षगान होगा, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 28 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है। वस्तुतः गार्डन इसमें कौन नहीं है, तो सवाल नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ईडन गार्डन्स कोलकाता। ठीक है, ये आपका गार्डन्स नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पर क्रिकेट का खेल होता है, गार्डन नहीं है, नाम है, ये आपका स्टेडियम है ईडन गार्डन्स। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ऑडेसिटी ऑफ होप के नामक पुस्तक के लेखक हैं आपका बराक ओबामा।
29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बराक ओबामा लिखे हैं। चलिए सवाल नंबर 30, इसरो किससे का संक्षिप्त रूप है? इसरो का संक्षिप्त यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है 30 का, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 31 को देखें, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दर्रा कहा जाता है उसे, ठीक है। सवाल नंबर 32 को देखिए, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि आपका उत्तर पूर्व भारत में की जाती है, ठीक है, झूम कृषि। ऑप्शन नंबर ए 32 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखें, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चक्रवातीय गतिविधि से फ्रंटल वर्षा होती है। सवाल नंबर 34 को देखिए, पाक स्टेट किनके बीच स्थित है? 34 नंबर सवाल का राइट आंसर बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाक स्टेट किसके बीच थे? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का ए। सवाल नंबर 35 को देखें, सवाल नंबर 35 आपका है फ्रेंड्स, क्या है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित की जोड़ियां बनाए, ठीक है, इनका जोड़ी बनाने का है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए 35 नंबर सवाल का देख लेते हैं। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 का 4 यानी गोमती, 1 का 4 गोमती, लखनऊ हो गया, गोमती पर स्थित है फ्रेंड्स। उसके बाद में है बी का 1 यानी कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो गया, तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? बी का 1 है ना, बी का 1, तो बी का 1 हो गया आपका, यानी कि ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी हो गया। उसके बाद बच गया फ्रेंड्स आपका सी का 2, सी का 2 गोदावरी, गोदावरी हो गया, राजमुंद्री हो गया फ्रेंड्स। अब बच गया क्या? कावेरी, तो कावेरी क्या हो जाएगा आपका? तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। तो निम्नलिखित की जोड़ी बनाए तो देखिए, लखनऊ गोमती नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी हो गया, गोदावरी हो गया, राजमुंद्री हो गया और कावेरी हो गया फ्रेंड्स तिरुचिरापल्ली, यानी 35 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं कि जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? तो क्या चीज़ जल में मिलाया जाता है जिससे अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाता है? 36 का राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 36 का बी। चलिए सवाल नंबर 37 को देखते हैं, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। समुद्र के स्तर में वृद्धि भी हो सकता है, आपका है फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तटरेखा में परिवर्तन हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 38 को देखिए, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? किसके द्वारा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। इसको समझेंगे तो क्या है फ्रेंड्स, मनुष्य जो मनुष्य के द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। बाकी ये सब है जो इसका सभी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 38 का डी। चलिए सवाल नंबर 39 को देखते हैं। 39 नंबर है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, धूम कोहरा जो किसके संयोजन से बनता है? सवाल नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन धुआं और कोहरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बड़े शहर को क्या होता है? शीशा। निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर को वायु को प्रदूषित करता है? तो ज़्यादा शीशा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 आपका है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कंटीला चींटीखोर, इसका राइट आंसर होगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंटीला चींटीखोर। सवाल नंबर 42, ट्रांसफॉर्म किसके काम में आता है? ट्रांसफार्मर है जो किसके काम में आता है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए आता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर सवाल को देखें कि पृथ्वी पर किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो 43 का कहाँ सबसे अधिकतम भार ध्रुव पर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ध्रुव से विषुवत रेखा के जाने पर क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी वस्तु का भार में कमते जाता है और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ता है। तो अधिकतम कहाँ ध्रुव पे होता है? 43 का ये हो जाएगा। सवाल नंबर 44 को देखिए फ्रेंड्स कि प्रत्यक्ष संपर्क के लिए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। प्रत्यक्ष संपर्क के बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? 44 नंबर सवाल का हो जाएगा सुदूर संवेदन कहा जाता है, जिसे सेसिंग भी कहते हैं। सुदूर संवेदन इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि आपका 45 नंबर सवाल की ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? आपका 45 का क्या होगा? तो देखिए जो दंत चिकित्सक रहता है फ्रेंड्स, जो नाक कान का विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करता है ना, आपका
किसका कौन सा मिरर का प्रयोग करता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ENT, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर अवतल दर्पण का होता है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 46 को देखिए फ्रेंड्स कि मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की उस किसके प्रति अनुक्रियशीलता को मापती है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, फिर से सुने कह रहा है आपका कि मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियशीलता को मापती है? 46 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन है वस्तु की कीमत में परिवर्तन को। सवाल नंबर 47 को देखें कि उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध में को अभिव्यक्त करता है? उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आय का। अगला सवाल देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है पूछ दिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व को आपका उल्लेख करता है। सवाल नंबर 49 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा विद्युत प्रभार है जो नियत आपका लागत नहीं है। बाकी आपका प्रशासनिक स्टाफ के वेतन, संपत्ति कर, फैक्ट्री भवन का किराया, ये सभी है जो निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? तो विद्युत प्रभार नहीं है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। आपका निम्नलिखित में से क्या अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्यकलाप नहीं होता है? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना। ये तो ऐसा ही लग रहा है फ्रेंड्स, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ हट के प्रैक्टिस था, कुछ अलग तरह का भी प्रश्न इसमें देखने को मिला फ्रेंड्स। कुछ देर बाद में फ्रेंड्स आपको सभी का मैं पीडीएफ भी बना रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैराथन क्लास का उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में अभी कुछ देर बाद में आपको सब कर दूंगा फ्रेंड्स। 2-3 दिन का समय बचा उसमें आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और आपका जो हिंदी का व्याकरण का मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा था फ्रेंड्स, इसमें 300 प्रश्न मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। बाकी जो प्रश्न बचा हुआ कुछ देर के बाद में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण का और साहित्य का मैं वीडियो प्रोवाइड करा दिया, तो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में भी जाकर करके चैनल पर जाकर करके देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स 8:30 बजे 100 प्रश्नों के साथ में मैं लाइव क्लास में मिलूंगा। और बीच में फ्रेंड्स आपका एक फुल प्रैक्टिस सेट मैराथन क्लास भी आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि समय आपके पास कम है फ्रेंड्स, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करके जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।